हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे लाए हैं एनटीए अभ्यास ऐप के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं मॉक टेस्ट के, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे सारी जो वीडियोज हैं आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें और सबसे पहले आप उनका लाभ उठा सकें। क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है कि अ बॉल फॉल्स फ्री फ्रॉम अ हाइट 45 मीटर व्हेन द बॉल इज एट अ हाइट 25 मीटर. It explodes into two pieces. One of them acquires additional horizontal component of velocity equal to 10 meter per second, while its vertical component remains the same. The distance between the two pieces when both strike the ground is. तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो 45 मीटर की दूरी पर है ग्राउंड से। ग्राउंड से कितनी दूरी है? 45 मीटर, 45। अब ये गिरता है, रेस्ट से इसको रिलीज कर दिया है, और जब ये ऊपर से 25 मीटर हाइट पे आ जाता है, यानी कि कितना डिसेंट हो चुका है? 25 और 45 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास? 20 मीटर। सो 20 मीटर डिसेंट के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हम बता सकते हैं? मुंह जबानी अंडर रूट ऑफ 2gh होता है फॉर्मूला। यदि h हाइट डिसेंट किया है रेस्ट से अंडर ग्रेविटी, सो अंडर रूट ऑफ 2gh इसकी स्पीड हो जाती है। तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 20 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड आपको यहां से मिल जाता है स्पीड। सो 20 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो चुकी है। अभी फट जाता है। इसका मास मान लेता हूं मैं m के बराबर, इसका मास 2m मान लीजिए। तो ये दो पार्ट्स में फट जाता है, और एक पार्ट के बारे में आपको दिया है इंफॉर्मेशन। एक पार्ट को एडिशनल 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मिल जाती है हॉरिजॉन्टल में, यानी इसका एक पार्ट जो है m मास का, उसके पास 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इस तरफ है, और नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मेंटेन रहती है। तो हम जानते हैं कि कोई भी यहाँ पे मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन, जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन। तो फाइनल जो आपके पास मोमेंटम होना चाहिए टोटल, इसका वेलोसिटी मान लेता हूँ v, इसका वेलोसिटी मान लेता हूँ v डैश, तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो पहले मोमेंटम कितना है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम है 20 इंटू 2m यानी 40m। तो फाइनली भी कितना होना चाहिए? 20m और 20m, तो यानी कि ये भी 20 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए स्पीड। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं था पहले, अब बाद में भी मोमेंटम जीरो होना चाहिए। बाद में यहाँ पे मोमेंटम 10m हो गया है, तो इसको जीरो करने के लिए -10m मोमेंटम होना चाहिए, यानी कि इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी इस तरह। तो अब ये 25 मीटर हाइट से ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। दोनों जब यहाँ पे गिरेंगे तो हमें बताना है कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो पहले आप टाइम निकाल लीजिए कि 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल वेलोसिटी से कोई पार्टिकल नीचे आ रहा है, 25 मीटर हाइट पे है, तो कितने समय में नीचे गिरेगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां से डिस्प्लेसमेंट इज -25 इज इक्वल टू वेलोसिटी -20 इंटू टाइम t -हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो 5 से सबको उड़ा दीजिए, तो 5 4 और ये 5 को इधर ले जाएगी, टी को इधर ले जाएगी, सो टी स्क्वायर प्लस 4t -5 इज इक्वल टू 0 आपको ये मिल जाएगा। और आप यहाँ ध्यान से देखें यदि, सो 1 + 4 + 5 - 5 0, तो यहाँ t इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है बड़े आराम से, यानी कि एक सेकंड में ये पहुंच जाएगा यहाँ से यहाँ, और ये भी पहुंच जाएगा यहाँ से यहाँ। और एक सेकंड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यदि देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखें तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी इतनी है, टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास? 10 मीटर के बराबर। सिमिलरली 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? कह सकता हूं 10 मीटर। तो दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना आ गया? 20 मीटर के बराबर। सो आंसर हमारा होगा 20 मीटर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल ठीक था, ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। सो 3 आउट ऑफ 5 इसलिए आप दे सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को और भी कम समय में सॉल्व किया जा सकता है यदि आपके दिमाग में कैलकुलेशन चल रही हो और मैं बोलूं ना, तो जल्दी कैलकुलेशन इसको किया जा सकता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, कुछ बातें मुझे बतानी है आपको। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे बहुत ही जल्दी। ठीक है ना? इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था, लेकिन पॉपुलर डिमांड पे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है ना? तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। ठीक है ना? तो डू इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों? एक ऑफर और है, IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर। इसमें क्या है? अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन।
ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, 2 मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है। ठीक है ना, एज सुन एज पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। ओके, IIT जेईई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको आपके घर पे, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है ना, जो कि 12 मंथ का, 18 मंथ और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है। समझ लीजिए, आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए। ओके, क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट। बच्चों 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं, जो कि 14 टू 15 अगस्त को होना है। ठीक है ना, और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें, जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा, जो कि 12 जुलाई से डेली हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, अगर आप टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा। ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप 1 टू 10 रैंक में आते हो, ठीक है ना, तो आपको मैकबुक मिलेगा, और अगर आप 11 टू 15 रैंक में आते हो तो आपको आईफोन 12 मिलेगा, और 15 से लेके यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा। 21 से लेके 50 रैंक तक आपको इको, और 51 से लेके 100 रैंक तक को अमेज़न के वाउचर्स भी मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। एज सुन एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडिजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं, क्योंकि पूल अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। सवाल अगला हमारे पास है कि एक पार्टिकल है मास m का, जो मूव करता है इंटरनल स्मूथ सरफेस ऑफ अ वर्टिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस r। इंटरनल स्मूथ सरफेस ऑफ वर्टिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस r, फाइंड द फोर्स with which the particle acts on the cylinder wall if the initial moment of time its velocity equals v naught and forms an angle alpha with the horizontal। तो यहाँ सिचुएशन देखिए कि एक सिलेंडर है और वर्टिकल सिलेंडर है, वर्टिकल सिलेंडर है। तो यहाँ पे सिलेंडर हम बना देते हैं, और सिलेंडर के अंदर ये काम हो रहा है, सिलेंडर के अंदर ये काम हो रहा है कि ये जो पार्टिकल है मूव कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल से इसकी वेलोसिटी एंगल बना रही है v नॉट के बराबर। तो ये हुआ इसका हॉरिजॉन्टल, और इसका वेलोसिटी है इस तरह से v नॉट, ये एंगल बना रहा है अल्फा। तो मैं कह सकता हूं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, v नॉट साइन अल्फा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा v नॉट कॉस अल्फा। ये इसका सेंटर है, और मैं कह सकता हूं कि एक नॉर्मल फोर्स जो है इसकी दीवार जो है इसके ऊपर लगा रही होगी, जो इसके ऊपर लग रहा होगा सेंटर की तरफ नॉर्मल एंड। तो यहाँ मैं कह सकता हूं कि हमें निकालना भी वही है कि फोर्स विद विच पार्टिकल एक्ट्स ऑन द सिलेंडर वॉल। तो जो पार्टिकल सिलेंडर वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, उतना ही फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर सिलेंडर लगा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि नॉर्मल फोर्स जो है वो mv² के बराबर है। इसकी वेलोसिटी इस सर्कल के अलोंग जो है वो v नॉट कॉस अल्फा है। सो n आपको मिल जाएगा यहाँ से m v नॉट कॉस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r कितना है? ये आपका आंसर आपको मिल जाता है एक ही बार में। सो m v नॉट स्क्वायर बाय r कॉस स्क्वायर अल्फा, डी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सवाल जो है ठीक था, इतना कठिन भी नहीं था। तो 3 आउट ऑफ 5 इसे आप रेट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक लॉन्ग वायर है विच कैरीज अ स्टेडी करंट, इट इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ 1 टर्न एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज बी। तो एक कॉइल है जिसका एक टर्न है, उसको हम एक कॉइल में बदल देते हैं, और उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बी के बराबर है। तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक वायर है जिसमें करंट है 1 I के बराबर,
नंबर ऑफ टर्न्स जो है 1 के बराबर है, इसका रेडियस जो है मान लेता हूँ कैपिटल R के बराबर है, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B, वो कितना आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट I बाय 2R के बराबर। ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके सेंटर पर। अब कहते हैं आगे, इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न्स, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस न्यू कॉइल विल बी इक्वल टू। तो अब इसको n टर्न्स में बदल दिया जाता है, n टर्न्स का कॉइल इसको बना दिया जाता है। तो मैं कह सकता हूं इस नया कॉइल जो है ऑफ कोर्स इसका रेडियस कम होगा, तो मैं लेंथ को बराबर कर सकता हूं कि जो वायर का लेंथ पहले था और उसी लेंथ से इस लूप को बनाया है, तो दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए। सो n चक्कर है, एक चक्कर का जो लेंथ है वो 2 पाई r है, इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R। 2 पाई से 2 पाई चला गया और r की वैल्यू आपको मिल जाती है कैपिटल R अपॉन n के बराबर। तो ये नई रेडियस आपको मिल चुकी है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, n के बराबर है। तो मैं नया मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूँ B' इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni बाय 2R, R की वैल्यू है R बाय N, तो ये म्यू नॉट N स्क्वायर I बाय 2R मिल गया आपको। तो नया मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा N स्क्वायर इंटू पुराना मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रिजल्ट आप याद भी रखें कि N स्क्वायर से जो है बढ़ जाता है यदि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाते हैं। तो सवाल जो है हमारा आंसर आ गया बी वाला पार्ट। सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है जेईई मेन में ऑलरेडी, और अभी भी कहीं ना कहीं इसको घुसा सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जेईई मेन का बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस पूछने का। तो अभी तक आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशन जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बेसिकली वो हमारे क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, तो जरूर चेकआउट कीजिए उसको। सवाल को यदि डिफिकल्टी लेवल पे रेट करना चाहें तो 3 आउट ऑफ 5 इसे कह सकते हैं, 3 आउट ऑफ 5। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये कि एक वुडन वेज है जिसका मास है कैपिटल M एंड इंक्लिनेशन एंगल अल्फा, रेस्ट ऑन ए स्मूथ फ्लोर, block of mass small m is kept on the wedge. A force P vector is applied on the wedge as shown in figure such that the block remains stationary with respect to the wedge. The magnitude of force P vector is. सबसे पहले यहाँ पे मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि ये जो फोर्स को P वेक्टर लिखा है इसको मैं F वेक्टर लिखना चाहूंगा, बिकॉज मुझे पर्टिकुलरली वेरिएबल्स का नाम चेंज करने से प्रॉब्लम है। कॉलेज में हुआ था मेरे साथ, कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो भी थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स हमें पढ़ना पड़ता था, तो उस मैथमेटिक्स में जितने भी सिंबल्स आप 12th में पढ़ के जाते हैं उस सिंबल्स का बिल्कुल जो है नाम चेंज कर दिया था। कुछ भी कह रहे हैं, किसी को भी कुछ भी कह रहे हैं, फोर्स को P कह रहे हैं, L कह रहे हैं फोर्स को, तो वहाँ कोई ऐसा नहीं चलता है, वहाँ कुछ भी वेरिएबल्स ले लेते हैं प्रोफेसर जो होते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने होते जिंदा रहते ऐसा नहीं होने दूंगा, फोर्स को F ही कहेंगे, हम F की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए बेटा कि F फोर्स लगाया वेज पर, तो ये वेज और ये दोनों कांटेक्ट में है, तो दोनों एक साथ मूव कर रहे होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरे सिस्टम का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा A, वो मैं लिख सकता हूं F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m के बराबर होगा। ये एक्सेलरेशन है इस पूरे सिस्टम का। दूसरी बात, ये ब्लॉक स्टेशनरी रहता है वेज के रेस्पेक्ट में, तो वेज के रेस्पेक्ट में यदि मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं विद रेस्पेक्ट टू वेज, तो देखिए क्या आपको मिल रहा है। तो ये आपके पास ब्लॉक है जिसका मास m है, इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा स्मॉल m इंटू a के बराबर, इसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा स्मॉल m इंटू g के बराबर, और ये आ जाएगा आपके पास mg का कंपोनेंट mg साइन अल्फा के बराबर, और ये ma का कंपोनेंट आपको मिल जाएगा यहाँ से ma, यहाँ से मिल जाएगा आपको cos अल्फा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये फोर्स और ये फोर्स आपस में बराबर होना चाहिए, जिससे फोर्स बराबर रह सके और ये स्टेशनरी रह सके। तो ma cos अल्फा इज इक्वल टू mg साइन अल्फा, तो यहाँ से m से m चला गया, सो a आपको मिल जाता है g tan अल्फा के बराबर, g tan अल्फा के बराबर। और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है f अपॉन m प्लस m है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फोर्स जो है आपको मिल जाता है m प्लस स्मॉल m इंटू g tan अल्फा के बराबर। सो m प्लस m इंटू g tan अल्फा आपको ये फोर्स की वैल्यू मिल जाती है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। सवाल बहुत ज्यादा क्लीशे है, बहुत बार जो है ये करवाया जा चुका है हमारे चैनल पे ही, बहुत बार, ये 2-3 बार कर दिया है, कहीं ना कहीं आया हुआ है। जेईई मेन में बहुत बार पूछ लिया है, जितनी भी कोचिंग्स हैं उन सारी कोचिंग्स के मॉड्यूल में आपको ये मिल जाएगा, हर टीचर के मॉड्यूल में मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन जो है। सवाल को आप 3 कह सकते हैं, 3 आउट ऑफ 5,
जो है, यदि सवाल फ्रेश होता तो इसको 4 कह सकते थे, लेकिन बहुत ज्यादा घिसा पिटा सवाल है, सो इट्स 3 आउट ऑफ 5 इसको डिफिकल्टी लेवल दे सकते हैं। इसके बाद चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया है कि एक सॉलिड स्फीयर है, इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग अलोंग द ट्रैक शोन इन द फिगर। द स्फीयर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट h above the bottom of the loop of radius capital R, which is much larger than the radius of the sphere R, the minimum value of h for which the sphere to complete the loop is। इस इतनी बड़ी बात की एक बात ये है कि इसको स्फीयर को, छोटा स्फीयर है इस रेडियस के कंपैरिजन में, इसको रिलीज कर दिया जाता है, तो कितनी हाइट से इसको रिलीज करें कि ये पूरा इसको क्रॉस कर जाए, इस ट्रैक को ये क्रॉस कर जाए, मैं इतना चाहता हूं। तो जब आपके पास ऐसा सिस्टम होता है जहां पे नॉर्मल या टेंशन जीरो होने का खतरा होता है, देखिए जब ये बॉल जो है, स्फीयर जो है, चढ़ने लगेगा ऊपर ट्रैक पर, तो नॉर्मल के जीरो होने का खतरा बढ़ जाता है, खतरा होता है, मतलब कि ये कांटेक्ट लूज कर सकता है इस ट्रैक से। तो ऐसे सिचुएशंस में हम जानते हैं कि हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर, हमें टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या इंश्योर करना है कि इसका नॉर्मल रिएक्शन जीरो ना हो या ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाए, बस ये हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। तो इस ट्रैक के, सर्कुलर ट्रैक के टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब हमारी स्फीयर जो है पहुंच जाएगा, तो मैं ये चाहता हूं कि इसके ऊपर जो लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन है और mg है, तो इसमें नॉर्मल बस जस्ट जीरो के बराबर हो जाए। तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि जिस ये रेडियस में घूम रहा है वो कैपिटल R के बराबर है, सो mg प्लस नॉर्मल जो है किसके बराबर होना चाहिए, mv² डिवाइडेड बाय r के बराबर। तो v आपको मिल जाता है अंडर रूट ऑफ gr के बराबर, ये हो जानी चाहिए स्पीड यहाँ पर आके, इसकी स्पीड, लीनियर स्पीड जो है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gr के बराबर हो जानी चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो मैं यहां से लेके यहां तक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है, ये डिस्टेंस है आपके पास 2r के बराबर। स्फीयर का रेडियस इग्नोर करिए, ये कितना हो गया आपके पास h-2r। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h-2r हुआ है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg इनटू h-2r। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है, नॉर्मल का वर्क डन जीरो है, फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो है, बिकॉज पूरे समय रोल करता है और रोलिंग में फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होता है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें बताया कितनी है, मैं लिख सकता हूं यहां से हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर विच इज g इंटू r प्लस हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज ये रोटेट भी हो रहा है, रोल होने का मतलब है कि ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन भी है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा, हाफ इंटू आई इज 2/5 m खुद की रेडियस का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा देखिए कितना हो जाएगा इसका, मैं इसके ओमेगा की बात करूं तो ओमेगा होगा इस तरह से, तो मैं कह सकता हूं कि इसका खुद का जो रेडियस है वो स्मॉल r के बराबर है, तो v इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू ओमेगा मैं लिख सकता हूं, तो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, सो इट्स gr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है जीरो के बराबर थी, बिकॉज रेस्ट से इसको रिलीज किया गया था। अब बस ये आपको सॉल्व करना है, देखिए तो यहाँ से mg से mg कैंसिल आउट कर दूंगा मैं सब जगह से, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 चला गया, सो 1/2 इंटू r प्लस r/5 और यह आपके पास h-2r के बराबर, सो h इज इक्वल टू 2r प्लस 0.5r प्लस 0.2r, आपको मिल जाएगा ये 2.7 इंटू r के बराबर h की वैल्यू। तो इतनी हाइट से आपको इसे ड्रॉप करना होगा जिससे इस हाईएस्ट पॉइंट को भी क्रॉस कर जाए, तो हमारा आंसर जो है होना चाहिए 2.7 r के बराबर। ओके, अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, अच्छा इसको रेट करना भूल गए, सवाल ठीक था, बेसिक था, लेकिन यहाँ पे इसको 4/5 कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्फीयर का इस्तेमाल किया है, रोलिंग हो रही है। इसके बाद चलें अगले क्वेश्चन की तरफ कि एक वर्नियर कैलिपर है शोन इन द फिगर, इंस्ट्रूमेंट हैज नो जीरो एरर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड एज शोन इन फिगर। 1 MSD इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर दिया है और 7 MSD इज इक्वल टू 8 VSD दिया है। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर का कोई भी क्वेश्चन करना है तो हमें लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वर्नियर कैलिपर के लिए, रट ले 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी एक मेन स्केल में जो डिवीजन है वो कितना सेंटीमीटर या मिलीमीटर के बराबर है, और एक वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन है वो कितने मिलीमीटर के बराबर है। तो 1 MSD की वैल्यू दी है हमें 1 मिलीमीटर,
और 1 VSD का मतलब कितना हो गया आपके पास 7/8 MSD, ये कितना आ जाएगा आपके पास 7/8 mm के बराबर। तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 1/8 मिलीमीटर, ये वैल्यू आ जाती है आपके पास लीस्ट काउंट की। और वर्नियर कैलिपर की रीडिंग जो है वो होती है आपके पास मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल को रीड करना सीखिए। जो हमारा वर्नियर स्केल है उसका 0 जो है वो उसके लेफ्ट में कौन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जस्ट लेफ्ट में जो है वो 4 है, वो है 4। तो यहाँ लिखूंगा मैं मेन स्केल रीडिंग जो है 4 होने वाली है, और एक मेन स्केल जो रीडिंग है वो 1 mm के बराबर है, तो आप 1 mm से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वर्नियर स्केल को रीड करना सीखिए। वर्नियर स्केल में देखिए कि कौन सा डिवीजन ऊपर वाले से कोइंसाइड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका 0 है, ये तो 1 2 3 4 ये जो है मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से 1 2 3 4, चौथा VSD जो है वो मैच कर रहा है। सो 4 वर्नियर स्केल का डिवीजन इनटू क्या आ जाएगा आपके पास लीस्ट काउंट इनटू 1/8 आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 4.5 मिलीमीटर। आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है। सो आंसर हो जाएगा हमारे पास 4.5। ओके, तो इसी के साथ जो है आपसे लेते हैं विदा। और यदि आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है इन अमेजिंग प्लेलिस्ट को, तो आपको ये जरूर चेकआउट करना ही पड़ेगा। मतलब जिद है यार, ये करना ही पड़ेगा अब तो आपको। ठीक है, एनटी अभ्यास के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट है। यदि आपने मिस कर दिया है कोई भी लेक्चर तो जरूर जाके देखें। और HCV जो है, HCV में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हमने डिस्कस कराए हैं, तो जरूर चेकआउट कीजिए। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास रोटेशन यदि नहीं आता है 11th का, तो HCV में को जो है इस वीडियो को आप देख सकते हैं, और आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और लास्ट में हमारे पास क्रैश कोर्स है फिजिक्स का, जो जेईई मेन 2021 के लिए कराया था। तो ये सिर्फ क्रैश कोर्स उनके लिए नहीं है कि जो जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं और जेईई मेन 2021 की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया और आप चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, तो इसका जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है, इसके 2 पार्ट होते हैं हर एक वीडियो के, एक में थ्योरी है, एक में क्वेश्चंस है। तो उन क्वेश्चंस वाले वीडियो को आप देख सकते हैं और आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।